गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स मानचित्रों द्वारा भारत का भूगोल। दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। दोस्तों हम कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों ये कंप्लीट करवाएंगे फ्रेंड्स। और अभी तक में दोस्तों देखिए हम लोग इसका ये एक भारतीय क्षेत्रीय परिषद खत्म हो चुका है, समान परिचय भी खत्म कर लिए, भारत का प्रमुख चरम बिंदु भी खत्म हो चुका है। दोस्तों आज जो दोस्तों हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा भारत की तटीय सीमा रेखा एवं समुद्री क्षेत्र। दोस्तों इसका देखिए दोस्तों, जो अभी मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट ही हुआ है दोस्तों, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0, बीपीएससी ट्री 4.0 हो या 5.0 सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को फ्रेंड्स। देखिए चौथा चैप्टर हम लोग का है भारत की तटीय सीमा रेखा एवं समुद्री क्षेत्र, कोस्टल लाइन एंड मेरीटाइम जोन ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, तट रेखा तट रेखा स्थल का वह भाग जो किसी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित हो, तट कहलाता है। तट रेखा दोस्तों कोस्टलाइन जलीय एवं स्थलीय भाग को अलग करती है दोस्तों, अर्थात तटीय रेखा जलीय एवं स्थलीय भाग के बीच की सीमा बनाती है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र देश है दोस्तों। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है दोस्तों, जो पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में दोस्तों बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला के सामरिक अवस्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% मात्रा में तथा 70% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्ग से संचालित होता है दोस्तों। और भारत के भौगोलिक क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों उत्तरी भारत, और एक हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी भारत के सभी राज्य जहाँ स्थलीय उत्तरी भारत के सभी राज्य जहाँ स्थलीय प्रदेश हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश राज्य तटीय प्रदेश हैं दोस्तों। ये उत्तरी भारत के सभी राज्य जहाँ स्थलीय प्रदेश है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश राज्य जहाँ तटीय प्रदेश है दोस्तों। और हिंद महासागर के तटीय देशों में भारत की तटीय सीमा सबसे लंबी है। और भारत की तटीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह सहित की कुल लंबाई दोस्तों तटीय सीमा की दोस्तों 75 से 16.6 किलोमीटर दोस्तों। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई दोस्तों मुख्य भूमि की वो 6100 किलोमीटर दोस्तों, 6100 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, भारत की तटीय सीमा रेखा मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दोस्तों और लक्षद्वीप सहित कुल 75 से 16.6 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 61 किलोमीटर है, जो कच्छ के रण गुजरात से लेकर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे पूर्व में गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा तक विस्तृत है दोस्तों। और भारत में तटीय राज्यों की संख्या दोस्तों टोटल 9 राज्य है दोस्तों, जिसमें पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या 5 है दोस्तों। देखिए ये टोटल तटीय राज्यों की संख्या दोस्तों 9 है, जिसमें से पश्चिम तटीय राज्यों की संख्या 5 है। और इन राज्यों की अवस्थिति उत्तर से दक्षिण क्रमशः देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया फ्रेंड्स, गोवा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तब फिर लास्ट में केरल। और पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या दोस्तों ये टोटल 4 है, और जिनकी अवस्थिति उत्तर से दक्षिण देखिए फ्रेंड्स क्रमशः इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल हो गया फ्रेंड्स, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु है दोस्तों। और भारत के 9 तटीय राज्य एवं उनके तटरेखा की लंबाई देखिए, भारत के 9 तटीय राज्य एवं उनके तटरेखा की लंबाई ये हो गया दोस्तों। देखिए पश्चिमी तटीय राज्य उत्तर से दक्षिण देखिए फ्रेंड्स,
और ये चौथा है दोस्तों पूर्वी तटीय, 4 पूर्वी तटीय राज्य, मतलब उत्तर से दक्षिण के हिसाब से देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों राज्य, ये तटरेखा की लंबाई देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में दोस्तों तटरेखा की लंबाई 1214.70 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र का दोस्तों 652.60 किलोमीटर है। और गोवा का 101 किलोमीटर दोस्तों तटीय सीमा है। और इस साइड देखिए दोस्तों, अगर 4 पूर्वी तटीय राज्य में दोस्तों, पश्चिम बंगाल दोस्तों 157.50 किलोमीटर है। और उड़ीसा दोस्तों ये 476.40 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स 973.70 किलोमीटर है दोस्तों। और कर्नाटक दोस्तों 280 किलोमीटर है। केरल 560.70 किलोमीटर है। और तमिलनाडु दोस्तों 906 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। देखिए नंबर 1 पे है दोस्तों सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई दोस्तों वाली राज्य ये गुजरात ही है दोस्तों, गुजरात है। और सेकेंड स्थान अगर पूछा जाए तो दोस्तों सेकेंड स्थान पे आंध्र प्रदेश, थर्ड स्थान पे तमिलनाडु है। और सबसे कम है दोस्तों गोवा का। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के तटीय राज्यों में से सबसे लंबी तटीय तटरेखा वाला राज्य गुजरात 1214.70 किलोमीटर है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है दोस्तों, जिसकी रेखा की लंबाई 101 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाले 5 राज्यों का क्रम गुजरात, आंध्र प्रदेश, तब तमिलनाडु, तब महाराष्ट्र, तब केरल। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, तब केरल होगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी तटरेखा वाले 5 राज्यों का क्रम, ये सबसे छोटी देखिए दोस्तों गोवा है, तब पश्चिम बंगाल, गोवा, पश्चिम बंगाल, तब कर्नाटक, तब उड़ीसा, तब केरल। गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तब केरल। और भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 4 है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो तटीय है दोस्तों टोटल वो 4 है। इनमें से 2 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी एवं दादरा नगर हवेली दमन और दीव है दोस्तों, जो भारत के मुख्य भूमि के तट पर स्थित है। और जो क्रमशः पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। और जहां पुदुचेरी 3 राज्यों के तट पर स्थित है दोस्तों, पुदुचेरी 3 राज्यों के तट पर स्थित है दोस्तों। वहीं दादर नगर और दमन और दीव 2 राज्यों के तट पर स्थित है दोस्तों। 3 राज्यों के तट पर स्थित पुदुचेरी को देखिए फ्रेंड्स, एक हो गया दोस्तों तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट पर देखिए फ्रेंड्स पुदुचेरी व कराईकल है दोस्तों। तमिलनाडु के तट पे जो है दोस्तों पुदुचेरी का हिस्सा, ये पुदुचेरी मतलब ओरिजिनल मतलब पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु के तट पे है। आंध्र प्रदेश के तट पर दोस्तों यनम है। और केरल के उत्तरी पश्चिमी तट पे दोस्तों ये माहे है दोस्तों। पुदुचेरी व कराईकल तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में यनम और केरल में माहे है। नेक्स्ट देखिए, 2 राज्यों के तट पर स्थित दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। फर्स्ट में देखिए गुजरात के दक्षिणी तट पे, गुजरात के दक्षिणी तट पे दोस्तों दमन और द्वीप है दोस्तों। और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पे दोस्तों दादरा नगर हवेली है दोस्तों, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पे। और गुजरात के दक्षिणी तट पे दोस्तों दमन और द्वीप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र में स्थित है दोस्तों। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोस्तों समुद्र में स्थित है, जो क्रमशः अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, जो 1962 किलोमीटर है दोस्तों इसका। देखिए फ्रेंड्स, तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र दोस्तों ये शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, जिसका दोस्तों 1962 किलोमीटर है दोस्तों। जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दोस्तों दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप है दोस्तों, 42.50 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश व उनके तटरेखा की लंबाई देखिए दोस्तों। भारत के 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश व उनके तटरेखा की लंबाई देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका दोस्तों 1962 किलोमीटर है। और लक्षद्वीप का दोस्तों 132 किलोमीटर है दोस्तों। और पुदुचेरी का दोस्तों 47.60 किलोमीटर है। और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का दोस्तों 42.50
50 किलोमीटर है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1962 किलोमीटर है, और यहाँ पे गुजरात का कितना था फ्रेंड्स, 1214.70 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भ्रशंस फॉल्ट। भ्रशंस के कारण भारत का पश्चिमी तट प्राकृतिक पोताश्रय नेचुरल पोर्ट के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भ्रशंस फॉल्ट के कारण भारत का पश्चिमी तट प्राकृतिक पोताश्रय नेचुरल पोर्ट के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। भारत के पश्चिमी तटीय सीमा रेखा को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः 4 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। एक गुजरात के तट को दोस्तों हम लोग कच्छ के रण से काठियावाड़ तक, गुजरात का जो दोस्तों ये तट है फ्रेंड्स, ये कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ के तट तक है। उसके बाद दोस्तों कोंकण तट हो गया बीच में, उसके नीचे फिर तब कन्नड़ तट हो गया, तब मलाबार तट सबसे नीचे है दोस्तों। गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, तब मलाबार तट है। फिर देखिए फ्रेंड्स, कच्छ की खाड़ी के सहारे विस्तृत तट पर ज्वार नदमुख तथा कच्छ की खाड़ी के सहारे विस्तृत तट पर दोस्तों ये ज्वार नदमुख तथा एकाकी द्वीप, कुछ दलदल एवं भृगुएं पाए जाते हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में वलसाड से भावनगर तक निमग्न तट है दोस्तों। गुजरात राज्य में वलसाड से भावनगर तक दोस्तों निमग्न तट है, जहाँ खाईयुक्त ज्वार नदमुख इंट्रेंस्ड स्टूडीज दिखाई देते हैं दोस्तों, जैसे नर्मदा तथा तापी नदियों के ज्वार नदमुख। देखिए गुजरात राज्य में वलसाड से भावनगर तक निमग्न तट है, जहाँ खाई युक्त ज्वार नदमुख दिखाई देते हैं, जैसे नर्मदा तथा तापी नदियों के ज्वार नदमुख फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, काठियावाड़ तट उत्तर में भावनगर गुजरात से दक्षिण में दीव तक विस्तृत है दोस्तों। काठियावाड़ का तट जो है दोस्तों, ये उत्तर में भावनगर से लेकर गुजरात से लेकर दोस्तों दक्षिण में दीव तक विस्तृत है, जहाँ उन्मग्नता एवं निमग्नता के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरणतः देखिए फ्रेंड्स, खाई युक्त ज्वार नदमुख निमग्नता के सूचक है दोस्तों। ये खाई युक्त ज्वार नदमुख है जो दोस्तों ये निमग्नता के सूचक है, और जबकि अपतटीय रोधिकाएं उन्मग्नता के सूचक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोंकण तट उत्तर में दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत एक निमग्न तट है दोस्तों। कोंकण तट दोस्तों ये उत्तर में दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत निमग्न तट है, जहाँ भृगु, क्लिप्स, लहर, अपरदित चबूतरे, अंडाकार, कटान, स्टेक आदि निमग्नता के सूचक है दोस्तों। है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कन्नड़ तट उत्तर में गोवा से लेकर मंगलुरु तक विस्तृत है दोस्तों। कन्नड़ तट उत्तर में गोवा से लेकर मंगलुरु तक विस्तृत है दोस्तों। कन्नड़ तट जो है दोस्तों ये गोवा से लेकर मंगलुरु तक विस्तृत है दोस्तों। और ये मलाबार तट उत्तर में मंगलुरु कर्नाटक से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है, जो उन्मग्नता एवं निमग्नता के मिश्रित लक्षण प्रस्तुत करता है। देखिए कोंकण तट जो है दोस्तों ये दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत है, कोंकण तट। और कन्नड़ तट दोस्तों उत्तरी में गोवा से लेकर मंगलुरु तक विस्तृत है, और मंगलुरु से लेकर दोस्तों ये कन्याकुमारी तक दोस्तों ये मलाबार तट विस्तृत है। और देखिए फ्रेंड्स, पश्चल बैक वाटर की उपस्थिति निमग्नता का सूचक है, जहां अपतटीय रोधिकाओं सहित लैगूनों का क्रम पाया जाता है दोस्तों, जिन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं दोस्तों। देखिए पश्चल बैक वाटर की उपस्थिति निमग्नता का सूचक है, जहां अपतटीय रोधिकाओं सहित लैगूनों का क्रम पाया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। और भारत के पूर्वी तटीय सीमा रेखा को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः 2 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। देखिए भारत में पूर्वी तटीय सीमा रेखा को उत्तर से दक्षिण में 2 भाग में दोस्तों इसको विभाजित किया गया है।
एक हो गया दोस्तों उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट या गोलकुंडा तट भी इसको बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी सरकार तट। एक नीचे का दोस्तों कोरोमंडल तट। देखिए दोस्तों हम लोग एक बार मैप के हिसाब से देख लेते हैं भारत के 9 तटीय राज्य एवं 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले देखिए दोस्तों भारत के 9 तटीय राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स तटीय राज्य देखिए दोस्तों, देखिए पश्चिमी तटीय राज्य है दोस्तों, ये गुजरात हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया और केंद्र कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और केरल हो गया। ये 5 हो गया दोस्तों राज्य हो गया दोस्तों। और पूर्वी मतलब पश्चिमी राज्य हो गया और 4 देखिए पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश देखिए फ्रेंड्स 4, एक हो गया दोस्तों यहाँ पे आपको दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप एक यहाँ पे हो गया। और एक हो गया दोस्तों पुदुचेरी हो गया और एक अंडमान निकोबार हो गया दोस्तों। और एक हो गया फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया दोस्तों, लक्षद्वीप हो गया दोस्तों। और मुख्य भूमि तट पर स्थित 2 केंद्र शासित प्रदेश देखिए दोस्तों, मुख्य भूमि पर जो स्थित है फ्रेंड्स ये एक हो गया दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप। और एक हो गया दोस्तों यहाँ पे पुदुचेरी हो गया फ्रेंड्स, एक पुदुचेरी हो गया दोस्तों। और देखिए समुद्र तट में स्थित दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश देखिए, एक ये अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप हो गया दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी सरकार तट हुगली नदी पश्चिमी बंगाल तक। उत्तरी सरकार तट जो है दोस्तों ये दोस्तों हुगली नदी मतलब पश्चिम बंगाल तथा कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के मध्य विस्तृत एक उन्मग्न तट है दोस्तों। इस तट का सागरोन्मुख ढाल अत्यंत मंद है, जहां अनेक पुलिन बीचेज बालुका स्तूप सैंड ड्यून्स तथा भुजी हुआ स्पीड पाए जाते हैं। इस तट को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक हो गया दोस्तों उत्कल तट, एक हो गया दोस्तों गोलकुंडा तट। एक कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा मतलब फॉल्स द्वीपी बिंदु आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है दोस्तों, जहां अपतट रोधिकाओं ऑफशोर बार्स की अधिकता एवं लेगून का अभाव पाया जाता है फ्रेंड्स। लक्षद्वीप तट एक प्रगतिशील तट है दोस्तों, लक्षद्वीप तट एक प्रगतिशील तट है जिसके चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। साथ ही यह एक उदासीन तट न्यूट्रल कोस्ट है दोस्तों। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट मिश्रित प्रकार का तट है, जहां पाए जाने वाले भृगु क्लिप्स निमग्नता के सूचक है, वहीं प्रवाल भित्तियां एवं ज्वार नदमों के अतिरिक्त अपतट प्रतिकाएं उन्मग्नता के सूचक है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज देखिए फ्रेंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियां, विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियां का निर्धारण करता है दोस्तों, तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था, परंतु यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया है दोस्तों, नवंबर 1994 में प्रभाव में आया है। मतलब 1982 में अपनाया था परंतु 1994 में ये प्रभाव में आया है। और भारत ने वर्ष 1995 में यूएन क्लॉज को अपनाया दोस्तों, और इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग यूएन क्लॉज के अनुसार भारतीय समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम लोग एक बार। एक है प्रादेशिक सागर हो गया, एक हो गया सन्निहित क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों। 3 क्षेत्र आप लोग याद रखिए, एक प्रादेशिक सागर, एक सन्निहित क्षेत्र और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों। और अब देखते हैं हम लोग, देखिए प्रादेशिक सागर क्षेत्रीय सागर देखिए तो टेरिटोरियल सी देखिए दोस्तों, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर प्रादेशिक सागर कहा जाता है। यह आधार रेखा से सागर की ओर 12 समुद्री मील न्यूटिकल माइल मतलब न्यूटिकल माइल की दूरी तक फैला हुआ होता है। इसके हवाई क्षेत्र समुद्र सीबेड और सब साइल पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है।
एवं इसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन शामिल है दोस्तों। परंतु तटीय देशों का अधिकार प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले सामुद्रिक मार्गों के मामलों में सीमित होते हैं। इस क्षेत्र के उपयोग पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है दोस्तों। और देखिए नोट, एक नॉटिकल मील बराबर दोस्तों 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और आधार क्षेत्र देखिए फ्रेंड्स, आधार क्षेत्र जो ये बेस लाइन जो है ना दोस्तों, ये बेस लाइन अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। यह तट के साथ साथ तटवर्ती देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यह तट रेखा के साथ साथ तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा होती है। और अब देखिए फ्रेंड्स, आंतरिक जल जो होता है दोस्तों, आंतरिक जल पहले देख लीजिए। इंटरनल वाटर्स, देखिए फ्रेंड्स, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। यह आधार रेखा बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है दोस्तों, जिससे खाड़ी और छोटे खंड शामिल है दोस्तों। ये आंतरिक जल रेखा इंटरनल वेस्ट वाटर वेज है दोस्तों, वाटर्स है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड, सेकेंड हम लोग का है सन्निहित क्षेत्र, समीपस्थ मंडल, कंटिजियस जोन। सन्निहित क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी तक होता है दोस्तों। इस क्षेत्र में तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय आवर्जन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार होता है। इसमें संबंधित देश को अपनी सीमा में न्यायाधिकारिता का अधिकार होता है, परंतु यह हवाई और आंतरिक क्षेत्र पर लागू नहीं होते दोस्तों। हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर लागू नहीं होते दोस्तों। मतलब उसके ऊपर से आपका हवाई जहाज भी उड़ सकता है और उसमें दोस्तों अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोस्तों वहाँ से लोग कार्य कर सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यूएन क्लॉज के आधार पर भारत की समुद्री सीमा का विभाजन देखिए दोस्तों। यूएन क्लॉज के आधार पर जो समुद्री सीमा का विभाजन किया है दोस्तों, ये देखिए प्रादेशिक हवाई क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र दोस्तों। ये देखिए, ये जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये भारत हो गया, ठीक है, ये स्थल भाग हो गया इसका, और ये स्थल भाग गया फ्रेंड्स। और यहाँ से दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये आधार रेखा, ये मान के आधार रेखा हम लोग खींच दिए फ्रेंड्स। और यहाँ से दोस्तों हम लोग 12 नॉटिकल मील तक दोस्तों, 12 नॉटिकल मील तक फ्रेंड्स हम लोग दोस्तों देखिए, ये प्रादेशिक सीमा हो गया दोस्तों, ये 12 नॉटिकल में प्रादेशिक सीमा, और ये प्रादेशिक हवाई क्षेत्र भी दोस्तों हम लोग का हो गया। और इसके बाद फिर 12 मतलब फिर खींच देते हैं दोस्तों हम लोग बेसलाइन। तो दोस्तों 12-12-24 मतलब 24 तक संलग्न क्षेत्र मतलब या अविच्छिन्न मंडल रहता है दोस्तों। और फिर यहाँ से दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 12 के बाद। और यहाँ से बाद फिर आधार रेखा से दोस्तों 200 नॉटिकल माइल तक अगर चले जाते हैं फ्रेंड्स, ये इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र स्टार्ट तो हो ही जाता है फ्रेंड्स। और ये 200 नॉटिकल माइल के बाद दोस्तों ये उच्च सागर हमारा आ जाता है फ्रेंड्स, उच्च सागर हाई सी, ये महाद्वीपीय मग्न तट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल मतलब 200 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में कोई आर्थिक क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन परिवहन के लिए उपयोग कर सकता है, समझे दोस्तों। देखिए इसका कोई आर्थिक क्रिया इसमें कोई 200 नॉटिकल माइल तक कोई कर नहीं सकता, मगर परिवहन में इसका यूज कर सकता है दोस्तों। इसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। और भारत के पास लगभग 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें भारत को सभी सजीव और निर्जीव संसाधनों का उपयोग करने का विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। अधिकतर हाई सी, उच्च सागर, ये दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है दोस्तों हाई सी में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार चित्र के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भारत के समुद्री क्षेत्र को।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया समुद्री क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेस लाइन है दोस्तों, ये बेस लाइन मान के चलिए, ये हमारा बेस लाइन हो गया और ये बेस लाइन हो गया। बेस लाइन से देखिए प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल तक जो है दोस्तों, ये हमारा प्रादेशिक सीमा है। उसके बाद फिर जो 12 किलोमीटर है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा सन्निहित क्षेत्र समीपस्थ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद प्रादेशिक सागर के बाद दोस्तों सन्निहित क्षेत्र समीपस्थ मंडल है दोस्तों, जो कि 24 नॉटिकल माइल तक है। और उसके बाद दोस्तों 200 नॉटिकल माइल तक ये सन्निहित क्षेत्र समीपस्थ मंडल है दोस्तों। और EEZ दोस्तों है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों, 200 नॉटिकल माइल तक। और इसके बाद दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स हाईसी, सभी देश को अधिकार प्राप्त है दोस्तों, वहाँ कुछ भी वो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर दोस्तों फ्रेंड्स यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आया फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आपकी यह सेशन आपके लिए शिक्षक भर्ती 4.0, देखिए फ्रेंड्स BPSC ट्री 4.0 हो या 5.0 हो फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि आपके ये जनरल पेपर जो होते हैं दोस्तों, उसमें 40 मार्क का GS पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों 8 मार्क का ज्योग्राफी पूछा जाता है और 8 मार्क का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी दोस्तों घटना चक्र हम करवा रहे हैं और ज्योग्राफी का तो करवा ही रहे हैं। और 8 मार्क का जो करेंट पूछा जाता है दोस्तों, करेंट भी हमारा सेशन चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों 8 मार्क का क्या पूछा जाता है, शायद 8 मार्क का दोस्तों रीजनिंग या मैथ पूछा जाता है दोस्तों, वो आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। और उसका भी सेशन हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो सेशन को देखना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। अगर पसंद आया सेशन तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर एक बार दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।